देखिए सकारात्मक प्रभाव में कह रहा है, पहला कह रहा है कृषि में उत्पादन में वृद्धि, यानी कृषि उत्पादन में वृद्धि कर रहा है कि वैश्वीकरण के बाद बिहार में कृषि उत्पादन उल्लेखनीय है। यहाँ मानसून पे जो लोग आश्रित होते थे, अब 2009 के बाद यहाँ आशा से कम वर्षा और सुखाड़ की स्थिति जैसी पैदा होने लगी और वैश्वीकरण के प्रभाव से ही इसकी गिरावट को रोका गया है। यानी वैश्वीकरण में ही क्या हुआ, नलकूप और बहुत तरह के यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करके सिंचाई के माध्यमों में प्रभाव किया गया, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो गई है। दूसरा कहा निर्यात में वृद्धि, यानी वस्तुओं का निर्यात करने में वृद्धि कर रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है और निर्यातों से खाद्य उत्पादन, व्यवसायिक फसलें, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन वस्तुओं का निर्यात, फलों का निर्यात भी शामिल है। तीसरा कह रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय की प्राप्ति, इसके तहत कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग हुए हैं और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग से काफी दिलचस्पी दिखाई गई है और भविष्य में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग काफी वृद्धि होने की आशा है, जिसके लिए बिजली में कमी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के कम पहलुओं की तो भविष्य में इसकी बढ़ने की अनुमानता है। यानी ऐसा कहने का मतलब है कि विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय यानी जो लगातार प्रगति देखने को मिल रही है, बिजली की अधिकता हो रही है और भी सारी चीजों की जो यहाँ पे संपूर्णता हो रही है, इसके कारण विदेशी निवेश की अनुमानता बिहार में संख्या हो सकती है कि बढ़ जाए आने वाले समयों में। शुद्ध राज्य एवं घरेलू उत्पादन में प्रति व्यक्ति की शुद्ध राज्य में घरेलू उत्पादन में वृद्धि, इन सारे पहलुओं को आपको लिखना होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिहार पर पड़े हुए 4 नंबर पूछेगा कि बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को लिखे, तो आपको सबको पॉइंट बना के लिखना होगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप कह रहा है कि चालू मूल्य बिहार में शुद्ध घरेलू उत्पादन के प्रति व्यक्तियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी पहले के मुकाबले अब क्या हो गया, अब जो उत्पादन करते हैं उसमें अत्यधिक लाभ उन्हें प्राप्त होता है। विश्व स्तरीय उपभोक्ताओं में वस्तुओं की उपलब्धता, यानी वैश्वीकरण के कारण ही बिहार में विश्व के बाजारों में उपभोग की गई वस्तुओं को यहाँ उपलब्ध कराई जाती है, चाहे मोबाइल फोन हो, जूते हो, रेडीमेड कपड़े हो, खाद्य पदार्थ हो, कारें हो, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो, सब जो विश्व में मिलते हैं वो सभी यहाँ के बाजार में मिलने शुरू हो चुके हैं। रोजगारों के अवसर में वृद्धि, यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप यहाँ उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण से लोग विदेश में जाकर या विदेश से आकर यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज विदेश में नौकरियां कर रहे हैं और इंग्लैंड और अमेरिका में यहाँ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यानी बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो तकनीकी कर्मचारी हैं, वो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में जाकर वहां पे अपना काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय बैंकों में बीमा कंपनियों का आगमन, यानी वैश्वीकरण के प्रभाव से ही बिहार में बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, HDFC जैसे बहुत सारे बैंक भी यहाँ पर आए हैं और संयुक्त रूप से यहाँ के विकास में भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहा है कि बजाज आ गया, बिरला आ गया, टाटा आ गया, ये सभी जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर आकर बिहार में निवेश करके उद्योग धंधे लगा रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। अब ये देखिए सकारात्मक आपने देख लिया, अब देखना है आपको नकारात्मक पहलू। ये तो सकारात्मक पहलू हो गया, अब देखेंगे हम लोग नकारात्मक पहलू क्या प्रभाव पड़ा। तो कह रहा है कि बिहार के आर्थिक जीवन पर वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक पहलू भी पड़े थे, जैसे कि कहा कि कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा, यानी पहले जो कृषि, बिहार आज भी कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ बड़े पैमाने पर जो उद्योग धंधे हैं उसकी कमी है और राज्य में बहुत सारे लोग हैं जो कृषि पर आश्रित हैं, जिनकी स्थिति अब असंतोषजनक हो गई है। जो कि पहले लोग ऐसे जनरली काम किया करते थे, उसके लिए मशीन आ गए हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं किसान के जो कार्य में लगाया जाता था उसमें कमी आई है, जिसका नकारात्मक प्रभाव है। कुटीर एवं लघु उद्योग कह रहा है कि बिहार बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे की कमी है, यहाँ लघु उद्योग ज्यादा है, कुटीर उद्योग वैश्वीकरण से छोटे पैमाने के उद्योगों और हाथ से जो बनाए गए कला वाले जो उद्योग हैं उनमें काफी गिरावट आई है, क्योंकि कंपनियों में अगर बन रहा था, कंपनी में सस्ता वस्तु मिलेगी और वहां आसानी से बन जाता था। पहले लोग हाथों से बनाया करते थे, घर में बनाया करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में भी काफी नुकसान सहना पड़ा है बिहार के लोगों को। रोजगार एवं वित्तीय प्रभाव, चूंकि कह रहा है कि बिहार में छोटे पैमाने पर उद्योग धंधे ज्यादा हो, कुटीर हस्तशिल्प उद्योग ज्यादा हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी आने से यह सारे चीज क्या हो गए हैं, ये सब बंद पड़ गए हैं। यानी जो छोटे उद्योग थे, जो हस्त उद्योग थे, वो सब क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई है, फैक्ट्रियां लग गई है, बड़े बड़े तकनीकी के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण इसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ने को दिख रहा है। फिर कह रहा है अंतिम, चौथा कह रहा है कि आधारभूत संरचना
के कम विकास के कारण कम निवेश। यानी कहने का तात्पर्य है कि बिहार में पूंजी निवेश उतनी नहीं है जितना कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप अन्य देशों में राज्यों में देखा गया। यानी भारत में उतना पूंजी का निवेश नहीं कर पाए लोग। इसका कारण भी था यहाँ के सुशासन व्यवस्था थी, दूसरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, तीसरा था यहाँ में बिजली की कमी, सड़क कमी, यातायात की सुविधा। ये सारी चीजों के कारण यहाँ पे निवेश लोगों ने कम किया। इसके कारण विगत वर्षों में यहाँ ऐसा देखा गया कि जो अन्य राज्यों में वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा उसके अकॉर्डिंग बिहार पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े और यहाँ के लोगों की स्थिति उतनी नहीं सुधर पाई जितनी कि अन्य राज्यों में वैश्वीकरण के कारण प्रभाव पड़े थे। अब हम लोग देखेंगे 1991 में जो आर्थिक सुधार नीति आया उसके तहत क्या प्रभाव पड़ा। तो कह रहा है कि 1980 के दशक के अंत में सरकार ने व्यय एवं राजस्व में कि इतनी हो गए जिसकी आधार क्षमता अधिक मानी जाती थी। यानी आवश्यक वस्तु की कीमती बढ़ने के कारण आयात में वृद्धि और तीव्र निर्यात में तालमेल नहीं हो पा रहा था। पेट्रोल आदि की आवश्यक वस्तुओं के आयात करने के कारण विदेशी मुद्रा में सुरक्षित भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान के योग्य नहीं बच पा रहा था। यानी कह रहा है 1991 के आर्थिक जो सुधार की नीति थी उसके तहत 1980 के दशक में क्या हुआ, वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगी जिसके कारण आयात और निर्यात में काफी दिक्कतें होने लगी। पेट्रोलियम का भी रेट बढ़ने लगा जिसके कारण, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है तो किसी न किसी वस्तु का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है और उसका प्राइस भी बढ़ता है। चूंकि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं ने ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और इस स्थिति में 49 क्विंटल सोना ऑफ इंग्लैंड को बंधक रखा गया। यानी 49 क्विंटल सोना क्या किया गया, इंग्लैंड बैंक को बंधक रखा गया। 1990-91 में खाड़ी युद्ध के संकट पर गहरा प्रभाव पड़ा जिस कारण से भारत में सकारात्मक प्रभाव नई आर्थिक नीति के लिए लाया गया। यानी कह रहा है 1991 में एक और नई आर्थिक नीति लाया गया इसको सुधार करने के लिए, क्योंकि भारत कर्ज में डूब चुका था, उसको पैसे नहीं थे तो उसको 49 क्विंटल सोना इंग्लैंड बैंक को रखना पड़ा। अब कह रहा है आर्थिक सुधार का अर्थ। आर्थिक सुधार का अर्थ क्या होता है, भारत में आर्थिक सुधार का मतलब उन नीतियों से समझा जाए जो कि 1991 ईस्वी में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादन, लाभ एवं प्रतियोगिता की शक्ति को सशक्त करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए उस दृष्टिकोण से बनाए गए थे। वही आर्थिक सुधार का मतलब है। कह रहा है कि यह आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के नीतियों पर है जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं। यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति को एलपीजी कहते हैं, जिसमें नई आर्थिक सुधार नीति पुरानी सुधार नीति से अलग है। नई आर्थिक सुधार नीति में क्या किया गया, उत्पादन। पहला कह रहा है कि उत्पादन इकाइयों को कुशलतापूर्वक उत्पादन के स्तर में सुधार लाना। पूछता है कि नई आर्थिक नीति के बारे में लिखे, उसको उद्देश्य के बारे में लिखे, तो आपको 7 उद्देश्य जो लिखना पड़ेगा। पहला कह रहा है कि उत्पादन इकाइयों में कार्य कुशलता और उत्पादन स्तर में क्या करना, वृद्धि करना। दूसरा कह रहा है उत्पादन इकाइयों में प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाना, यानी अन्य किसी से अपना सामान को बेहतर दिखाना, यानी क्षमता को अपना बढ़ाना, अपने कैपेसिटी को बढ़ाना। तीसरा कह रहा है भूतकाल की तुलना विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करना, यानी जैसे पहले हम लोग तकनीकी उपयोग करते थे उसको छोड़ के नई तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। फिर कह रहा है आर्थिक विकास का दर को बढ़ाना। अगला कह रहा है कि आर्थिक विकास में विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, यानी जो अन्य देशों संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वही संसाधन को अपने को भी उपयोग करना। फिर कह रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आधुनिक नीति बनाना ताकि अर्थव्यवस्था पर प्रभावशाली उसका प्रयोग पूरी तरीके से दिखे, और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य उत्पादन के लिए सुधार लाने के लिए नए क्षेत्रों को युक्त संगत बनाना। इन सारी तरीकों से हम लोग नई आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है इसकी विशेषता, यहाँ डायग्राम है, डायग्राम को देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है वैश्वीकरण एवं आम आदमी। वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए इसके बारे में देखना है। तो कह रहा है कि देश में सामान्यतः ऐसे लोग की संख्या अधिक है जो कि न्यूनतम सुविधा से वंचित है, यानी गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है जो अधिक अमीर लोग नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा अमीर होंगे तो सारी सुविधाएं उनके पास होगी। कह रहा है कि इस सीमा रेखा से थोड़ा ऊपर उठने पर सामान्य इंसान होते हैं, यानी कॉमन मैन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सर्वहारा वर्ग जिनको कहते हैं, जो कि कमाते और खाते हैं, और इसे नीचे वाले लोग जो गरीब वर्ग के तहत आते हैं। मध्य एवं निम्न वर्ग के लोग कहे जाते हैं। समानता इनके पास क्या है, सभी उपभोक्ताओं से ये भी वंचित हो जाते हैं और वो अपने जीविका का निर्वाह करते हैं, यानी अपना कमाते हैं और खाते हैं। भारत में वर्तमान वर्ष 2009-10 में करीबन 85% लोग ऐसे हैं जिनका आय जीवन यापन के सामान्य उपलब्ध के लिए नहीं है, यानी 85% हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, बस सुबह कमा रहे हैं तो शाम को खा रहे हैं, यानी जीवन यापन कर रहे हैं, जिनका बस अधिक आय नहीं है कि जो सारी सुख सुविधाएं को उपलब्ध करा सके।
देश की पूरी जनसंख्या के 85% लोग जीवन यापन के लिए सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। भारत में आम आदमी की संख्या इतनी बड़ी है जिसमें जनतंत्रीय व्यवस्था में भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के लेते हैं, किंतु यह हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती क्योंकि ये लोग गरीब निम्न वर्ग में आते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में हम देख सकते हैं कि आम आदमी वैश्वीकरण को क्या लाभ हुआ, इससे सामान्य जीवन को अधिक दुर्बलता मिली या फिर अधिक फायदा मिला। कह रहा है कि वैश्वीकरण द्वारा जहां एक और विदेशी पूंजी की मात्रा आयात होने में लगी हुई है और बड़ी बड़ी कंपनियां उद्योग धंधे सस्ते श्रम पर उपलब्ध करवा रहे हैं, वहीं आने वाले जैसे भारत जैसे देश में पूंजी एवं उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी लगाने पर लोगों को अधिक रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मूल रूप से आम इंसान वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव को देखता है। पहला कह रहा है, अगला हम लोग वीडियो में देखेंगे। पहला